हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। मैं इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया हूँ हाइड्रोजन पे, वो मैं कोशिश किया कि एक शॉट में पूरा हाइड्रोजन आ जाए, बट संभव नहीं है। वो हाइड्रोजन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बिना कवर किए वीडियो कोई मीनिंग नहीं है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करने में वीडियो 1 आवर से ज़्यादा हो गया। तो दूसरा वीडियो है या सेकेंड वीडियो है, ये दोनों वीडियो मिला करके हाइड्रोजन कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे। अब मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो वाटर को हम लोग पढ़ेंगे, वाटर और आइस के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर उसके आगे वाटर के प्रॉपर्टीज़, और फिर वाटर का हार्डनेस जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रॉपर्टीज़ और उसके प्रिपरेशन और उसके कुछ एप्लीकेशंस का स्टडी हम लोग करेंगे जो एग्जाम्स में रेगुलरली आता है। तो सबसे पहले हम लोग वाटर की बात करते हैं। H2O हमारा हाइड्राइड है ग्रुप 16 का। जिस फैमिली का वाटर है उस फैमिली का हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, H2SE है, सेलेनियम हाइड्राइड होता है, टेल्यूरियम हाइड्राइड होता है। मीन्स जितने भी हमारे हाइड्राइड हैं इस ग्रुप 16 का, इसमें एक वाटर ही है जो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। हालांकि इन लोग का फिर दूसरा फॉर्म हो जाता है, लेकिन इन दो से कंपेरिजन करें, खास करके हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड से कंपेरिजन करते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मोलिकुलर वेट वाटर से बहुत ज़्यादा रहता है। फिर भी हमारा वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में रहता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के फॉर्म में रहता है। तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर मोलिक्यूल के बीच में, वाटर मोलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्ट होता है, जिसको H बॉन्ड बोलते हैं। उस H बॉन्ड की वजह से ही हमारा वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड के मोलिकुलर वेट हायर होने के बावजूद यह रूम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में रहता है, राइट। अब अगला पॉइंट ये है कि लिक्विड फॉर्म में जो हमारा वाटर रहता है इसका किस तरह के स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है। तो लिक्विड वाटर के स्ट्रक्चर से पहले मैं आइस का स्ट्रक्चर बताऊंगा। गौर से देखो आप सब। आइस के फॉर्म में हमारा वाटर जब रहता है तो ईच वाटर मोलिक्यूल, पहले आइस का जो स्ट्रक्चर हमारा है, आइस के फॉर्म में जब हमारा वाटर मोलिक्यूल रहता है तो वाटर के ईच वाटर मोलिक्यूल 4 वाटर मोलिक्यूल से टेट्राहेड्रली H बॉन्ड से अट्रैक्टेड रहता है। ऐसा कैसे? तो वाटर में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड की वजह से इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड रहता है, तो ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव रहता है, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव रहता है। फिर ये भी बॉन्ड पोलर है, इसमें भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करता है, तो एक डेल और नेगेटिव हो गया। मीन्स हमारे वाटर के ऑक्सीजन पे 2 डेल नेगेटिव होता है और इस हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव। अभी हमारा जो वाटर मोलिक्यूल है इसके पास हाइड्रोजन एंड है, ऑक्सीजन एंड है, मीन्स सबके ऊपर चार्ज है। अब ईच वाटर मोलिक्यूल 4 वाटर मोलिक्यूल से टेट्राहेड्रली अट्रैक्टेड रहता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। आप देखो कैसे, ये जो आप देख रहे हो हाइड्रोजन एटम, यह दूसरे वाटर मोलिक्यूल से अट्रैक्टेड रहता है। इसका हाइड्रोजन प्लस दूसरे वाटर मोलिक्यूल के ऑक्सीजन जो है उससे अट्रैक्टेड रहता है, H बॉन्ड रहता है इसके बीच में, H बॉन्ड। यह हमारा जो वाटर मोलिक्यूल है, मतलब ये वाटर मोलिक्यूल, यह हाइड्रोजन, ये दूसरे वाटर मोलिक्यूल से H बॉन्ड से अट्रैक्टेड रहता है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये भी H बॉन्ड है। यह ऑक्सीजन पे 2 डेल नेगेटिव है, तो यह दो वाटर मोलिक्यूल से अट्रैक्टेड रहता है थ्रू हाइड्रोजन एंड। ऑक्सीजन नेगेटिव है, यहाँ पे वो दूसरे वाटर मोलिक्यूल के हाइड्रोजन में पॉजिटिव है, इनके बीच H बॉन्ड है। फिर यह ऑक्सीजन एक और वाटर मोलिक्यूल से H बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि इसके पास 2 डेल नेगेटिव है। तो इस तरीका से आप देख रहे हो कि हमारे वाटर मोलिक्यूल, ईच वाटर मोलिक्यूल 4 वाटर मोलिक्यूल के साथ H बॉन्ड से अट्रैक्टेड है और एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। इन सभी के स्ट्रक्चर को मिला देंगे तो दिखेगा कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। ये हमारा आइस का स्ट्रक्चर, मीन्स आइस के फॉर्म में ईच वाटर मोलिक्यूल 4 वाटर मोलिक्यूल के साथ H बॉन्ड से अट्रैक्टेड रहता है और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही दिखता है। हालांकि ओवरऑल जब हम लोग आइस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आइस का स्ट्रक्चर होता है जो हमारा वो रूम टेम्परेचर पे आइस का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है,
125 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब आइस रहता है तो इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है क्यूबिक हो जाता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर। एक क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ना है 12th क्लास को सॉलिड स्टेट में। अभी इतना है कि हेक्सागोनल क्यूबिक इसका स्ट्रक्चर होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। लेकिन जो चीज़ें हम लोग को समझ में आता है, जो हमारे लिए यूजफुल है, वो यह है कि इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की वजह से हमारा जो आइस के अंदर जो वाटर मोलिकुल्स रहता है उनके बीच में अच्छा खासा गैप रहता है, और गैप इस तरह का रहता है कि हमारे आइस का स्ट्रक्चर केज जैसा हो जाता है। केज देखो ना, पिंजरा, इसमें पैरेट को रखा जाता है, पिंजरा जैसा मीन्स एक तरह से आयरन का नेटवर्क रहता है, इसमें हॉलो रहता है, खाली रहता है, उस तरीका से हो जाता है। यही वजह है कि हमारे आइस का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी से कम होता है। आइस का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी से लेस हो जाता है, क्योंकि आइस के फॉर्म में जब वाटर रहता है तो उसके मोलिकुल्स के बीच का इंटर मोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, और फिर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और डेंसिटी कम हो जाता है। और ये आइस का डेंसिटी लेस होना वाटर से एक तरह से इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये हम लोग के लिए बुन भी होता है। किस तरह से होता है इस चीज़ को देखो, मीन्स एक्वेटिक लाइफ को सेफ रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। आइस का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी से लोअर होना, आप देखो यहाँ इसे मान लो ये लेक है या पोंड है, कोई भी है, इसमें वाटर है, वाटर बॉडी है या लेक। अब इसमें वाटर है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन होने से जो अपर पार्ट वाला वाटर है उसका ओसी का टेम्परेचर डाउन होता है। टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होगा तो होगा क्या कि ऊपर वाला जो टेम्परेचर जब डाउन होगा तो ऊपर वाला जो हमारा वाटर है उसी का टेम्परेचर डाउन होगा। हालांकि ये जो फ्रीजिंग मैकेनिज्म होता है ये बहुत हद तक वाटर के एक्सपेंशन से रिलेटेड रहता है, लेकिन अभी मैं मोटा मोटी तौर पर बता रहा हूँ। जो टॉप वाला हमारा वाटर का लेयर है वो फ्रीज हो जाता है, यह पार्ट फ्रीज हो गया, ये आइस बन गया। आइस हीट का बैड कंडक्टर होता है, तो पॉन्ड का जो ऊपर वाला लेयर है वो वाटर आइस बन गया, लेकिन जो नीचे वाला वाटर है वो आइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर आइस में जब कन्वर्ट होता है तो हीट एनर्जी बाहर रिलीज करता है। अब ऊपर आइस जो बन गया वो तो हीट का बैड कंडक्टर है, अंदर वाले वाटर का हीट एनर्जी बाहर निकलेगा नहीं, और इस तरीका से हमारा अंदर वाला जो वाटर है, आइस के नीचे वाला वाटर, वो वाटर के फॉर्म में ही रह जाता है। और इनफैक्ट अंदर वाले वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन भी रहता है। वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है उसका भी स्टोरी है यहाँ पे। वो हमारा वाटर का जो नॉर्मल एक्सपेंशन होता है उससे रिलेटेड रहता है, अभी उसको मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी इतना बता रहा हूँ कि आइस का डेंसिटी लेस होने से आइस हमारा टॉप वाला जो सरफेस है वाटर का वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके नीचे और ऊपर ही फ्लोट करते रहता है क्योंकि डेंसिटी कम रहता है, और नीचे वाले जो वाटर हमारे हैं वो आइस में कन्वर्ट नहीं होता है। आइस के फ्लोट करने की वजह से वाटर नीचे रह जाता है। अगर आइस का डेंसिटी कम रहता तो आइस नीचे जाता, पानी ऊपर जाता है, फिर ऊपर वाला पानी फ्रीज हो जाता है, और इस तरीके से पूरा का पूरा पॉन्ड का वाटर फ्रीज हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है लो डेंसिटी होने की वजह से। अब आइस का तो ये स्टोरी हो गया। अब जब हम आइस को मेल्ट करा करके वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप आइस को मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट करते हो तो पहले आप हीट दोगे, तो उस हीट एनर्जी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर चेंज होता है। आइस को अगर आप हीट दोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो हमारा आइस है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही वाटर में कन्वर्ट होगा, और इस दरमियान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उसको बोलते हैं लैटेंट हीट डिफ्यूजन, हम लोग बोलते हैं लैटेंट डिफ्यूजन बोलते हैं। हमारा पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा। जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो स्ट्रक्चर एज इट इज रह जाता है, एकदम सेम ऐसे ही रह जाता है आइस वाटर के फॉर्म में भी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हम लोग 0 से आगे बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करोगे तो थर्मल एनर्जी मिलेगा उसको। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर आपने कर दिया मीन्स 274 केल्विन टेम्परेचर हो गया, इसके प्रोपोर्शनेट एनर्जी मिलता है हमारे वाटर मॉलिक्यूल को। तो जैसे से टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, जब 4 डिग्री टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जब हम लोग आइस को अपने वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो उसके वजह से जो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड होता है वो थर्मल एनर्जी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के एच बॉन्ड को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक तरह से कोलैप्स हो जाता है। मीन्स बॉन्ड जो ब्रेक होता है तो बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाता है। जब करीब आता है
तो फिर इनके बीच का गैप कम हो जाता है। इनके बीच के गैप कम होने से डेंसिटी बढ़ जाता है, और यही वजह है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमारे वाटर का डेंसिटी हाईएस्ट हो जाता है। फिर जब टेम्परेचर 4 से आगे करोगे तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। जब थर्मल एनर्जी ज़्यादा होता है तो उसके वजह से वाटर मॉलिक्यूल फिर से मोशन करना शुरू कर देता है, मीन्स एक दूसरे से अवे होने लगता है। एक दूसरे से जब अवे होता है तो फिर वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस तरीक़ा से हमारे वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का हमारा मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है, और अगर वॉल्यूम के फॉर्म में बोलोगे उलट के, तो मिनिमम वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है। तो हमारे वाटर का जो वॉल्यूम है, वाटर का जो डेंसिटी है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पहले उसका डेंसिटी कम होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे बढ़ोगे तब भी वाटर का डेंसिटी कम होगा। इस तरीक़ा से हम लोग वाटर का एबनॉर्मल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। अगर डेंसिटी मिनिमम हो गया डेंसिटी अगर मैक्सिमम हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर का, तो वॉल्यूम मिनिमम होगा, मीन्स 4 से कम टेम्परेचर वाटर का होगा तब भी वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, और 4 से जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब भी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि वाटर का मिनिमम वॉल्यूम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और इस वजह से ही बहुत सारा फिनोमेना वाटर हमारा शो करता है। तो ये हमारा हुआ वाटर राइज। अब आगे बढ़ते हैं, वाटर के प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। वाटर का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वैसे तो वाटर ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शन में पढ़ते हैं सब में वाटर रहता है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। वाटर का 2 प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा। एक को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस, एंड दूसरा प्रॉपर्टी होता है हाइड्रेशन। दीज 2 प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस आर स्पेशलाइज्ड फॉर वाटर। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर और लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग, और लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेकिंग। मीन्स किसी कंपाउंड को वाटर के हेल्प से आप ब्रेक कर रहे हो तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। मीन्स जब कोई कंपाउंड वाटर से केमिकली रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस के ड्यूरिंग वाटर भी ब्रेक होता है और वो कंपाउंड भी ब्रेक होता है। एज फॉर एग्जांपल, हाइड्रोलाइसिस के एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हाइड्रोलाइसिस का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है हमारा कैल्शियम कार्बाइड को जब हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो दोनों ब्रेक हो जाता है। ये फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में फॉर्म हो जाता है एसिटिलीन। ये कैसे होता है इसको देखो, थोड़ा मैकेनिज्म इसका देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का जो स्ट्रक्चर हमारा होता है वो इस तरीका से रहता है, दोनों कार्बन एक नेगेटिव और कैल्शियम 2+ दोनों ही कार्बन से अट्रैक्टेड रहता है। मीन्स कैल्शियम 2+ एक तरह से दोनों कार्बन से आयनिक बॉन्ड फॉर्म किया रहता है। हालांकि बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, कितना पाई बॉन्ड होता है। तो यह आयनिक बॉन्ड होता है, ये दोनों बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड सिग्मा पाई नहीं होता है। सिग्मा पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, और ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग आयनिक बॉन्ड में होता नहीं है, इसलिए सिग्मा पाई ये सब नहीं होगा। ये सिग्मा पाई कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड में 1 बॉन्ड सिग्मा होता है, रेस्ट बॉन्ड पाई होता है। तो यहाँ पे 1 सिग्मा है 2 पाई है। इस कंपाउंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड 1 है, पाई बॉन्ड 2 है। अब हाइड्रोलाइसिस कैसे हुआ? ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल आया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक होता है। अब वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो ये हमारा H+ हुआ और ये OH- हुआ, तो OH- लग जाता है कैल्शियम में और H+ लग जाता है कार्बन में। फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आया, ये भी ब्रेक हुआ, H+ लग गया कार्बन में और OH- लग गया कैल्शियम में। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हो कि वाटर भी ब्रेक हो रहा है और कैल्शियम कार्बाइड भी ब्रेक हो रहा है, इसलिए सच रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस हुआ। तो इस तरह का जितना भी रिएक्शन होगा सबको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। और भी है P4O6, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, फास्फोरस का ऑक्साइड है। इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बन जाएगा H3PO3
देखो जी, P4O10 ये भी फॉस्फोरस का ऑक्साइड है, इसका भी हाइड्रोलाइसिस अगर आप करते हो आप सब तो बन जाता है 4H3PO4। मीन्स ये सब हाइड्रोक्साइड मीन्स ऑक्साइड है हमारे फॉस्फोरस का, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इसका भी आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बन जाएगा 2HNO3। सल्फर ट्राईऑक्साइड को हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा, ये भी बन जाएगा H2SO4। तो इस तरीका से ये सब रिएक्शन हमारे हाइड्रोलाइसिस है जहाँ पे वाटर केमिकली रिएक्ट करता है। ओके, अब है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है? तो जब किसी कंपाउंड में वाटर को हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर टू ए कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रेशन। किसी कंपाउंड में वाटर को डायरेक्टली जब ऐड किया जाता है तो उसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं, जहाँ पे वाटर कोई केमिकली रिएक्ट नहीं करता है, एज ए वाटर में वो एडेड वाटर के फॉर्म में ही एडेड रहता है। कई बार वो लिगेंड के तौर पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में रहता है, कई बार वो हाइड्रेट के फॉर्म में रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा है लिथियम क्लोराइड में वाटर ऐड करते हैं तो LiCl2 2H2, तो ये हुआ लिथियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट। बेरिलियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट 5H2O, CuSO4 5H2O। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहलाता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, राइट। तो इसको हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन में होता क्या है, कई बार वाटर जो रहता है वो हाइड्रेट के फॉर्म में रहता है, कई बार वाटर इंटरस्टिशियल साइट से कनेक्टेड रहता है, और कई बार हमारा वाटर लिगेंड के तौर पे भी काम करता है। तो मैं इस कंपाउंड को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके अंदर वाटर किस तरह से अरेंज्ड है। हालांकि इसको CuSO4 5H2O को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ब्लू विट्रियोल इसको बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। हिंदी में इसको बोलते हैं नीला थोथा। क्या इस तरह से विट्रियोल्स बहुत होता है। CuSO4 के साथ साथ हमारा जिंक का भी होता है, ZnSO4 7H2O, जिसको हम लोग वाइट विट्रियोल बोलते हैं। फिलहाल CuSO4 5H2O को देखते हैं। इसमें होता क्या, इस तरह से रहता है, यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ पे हमारा कॉपर सेंट्रल एटम रहता है और 4H2O अंदर रहता है लिगेंड के तौर पे, और बाहर सल्फेट आयन रहता है और 1H2O बाहर रहता है। मीन्स इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर IPH नेम की बात करेंगे तो लिखेंगे हम लोग इसका IPH नेम टेट्रा एक्वा वाटर को एक्वा बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। उसके बाद कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2 होगा 2, सल्फेट मोनोहाइड्रेट ये हम लोग लिखेंगे। मीन्स एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इसका नेम हुआ टेट्रा एक्वा कॉपर 2 सल्फेट मोनोहाइड्रेट। लेकिन इसमें किस तरह से हमारा वाटर रहता है आप इसको थोड़ा देखो। इसमें कॉपर 2+ है, 4 वाटर मोलिक्यूल जो अंदर है यह हमारे कॉपर से हमारा वाटर अपने ऑक्सीजन का लोन पे डोनेट करके कॉपर से बॉन्ड फॉर्म किया रहता है। 4 वाटर मोलिक्यूल अपना लोन पेयर डोनेट करके कॉपर 2+ बॉन्ड फॉर्म किया रहता है। और ये जो सल्फेट है, बाहर सल्फेट रहता है, तो सल्फेट के 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहता है और 2 ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड रहता है। ये कॉपर 2+ के साथ सल्फेट का 2 ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव है, अट्रैक्टेड है। और एक वाटर जो बाहर है
ये एच बॉन्ड फॉर्म किए रहता है, मीन्स अपने आप को एच बॉन्ड फॉर्म करके स्टेबलाइज किए रहता है, किससे? सल्फेट से। हाइड्रोजन पे यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे डेल निगेटिव, इस हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव, इसकी वजह से एक और डेल निगेटिव, मीन्स हमारे ऑक्सीजन पे 2 डेल निगेटिव है। ऑक्सीजन सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन के पास डेफिनेटली डेल निगेटिव रहता है, यहाँ भी डेल निगेटिव रहता है। यह ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो जाता है, एच बॉन्ड फॉर्म करता है, यह ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से एच बॉन्ड फॉर्म करता है, और इस तरीका से हमारा यह मोलेकुल एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इस क्वेश्चन पे कई बार एग्जाम से क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जाता है कि इस कंपाउंड में हाउ मेनी वाटर मोलिकुल्स आर आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पूछता है कि हाउ मेनी वाटर मोलिकुल्स आर कनेक्टेड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 1 होगा। ये पूछता है कि इस कंपाउंड में कितना वाटर मोलिकुल एच बॉन्ड फॉर्म करता है, तो 1। कितना एच बॉन्ड फॉर्म होता है, तो 2, राइट। ये सारे क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे वाटर का 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था, एक हाइड्रेशन, दूसरा हाइड्रोलाइसिस। इसके बाद जितने भी वाटर के प्रॉपर्टीज है वो तो हम सबको पता रहता है, क्योंकि हर जगह वाटर प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वाटर के लिए पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा है हार्डनेस ऑफ वाटर, मीन्स हार्ड वाटर होता क्या है। हार्ड वाटर, ये जो ऑर्डिनरी हमारा वाटर होता है, मीन्स वो जो लेक से या पॉन्ड से या वेल से हम लोग लेते हैं, रिवर से, वो हमारा हार्ड वाटर जो होता है, ये हार्ड वाटर पीने में हार्ड नहीं होता है। हार्ड वाटर इज नॉट हार्ड फॉर ड्रिंकिंग। हार्ड वाटर हार्ड होता है फॉर लॉन्ड्री पर्पस, मीन्स इट इज हार्ड टू वॉश क्लॉथ्स, मीन्स हार्ड वाटर से कपड़ा साफ करना मुश्किल है, पीना मुश्किल नहीं है। अब हार्ड वाटर होता क्या, पहले समझते हैं। हार्ड वाटर वो होता है जिस वाटर में प्रेजेंट रहता है, हार्ड वाटर, हमारा हार्ड वाटर वो होता है जिस वाटर से सोप इजीली लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है। हमारे हार्ड वाटर से सोप इजीली लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, पहला पॉइंट। हार्ड वाटर वो है, मीन्स हार्ड वाटर से हमारा जो सोप है, सोप इजीली लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है। लेदर का मतलब होता है झाग, मीन्स हमारा सोप जो होता है वो हार्ड वाटर से इजीली लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, पहला पॉइंट ये है। हार्ड वाटर का पहचान क्या है, मीन्स सोप डजंट प्रोड्यूस लेदर इजीली विथ हार्ड वाटर, ये आइडेंटिफिकेशन है। पूछता व्हाट इज हार्ड वाटर, तो इसका आंसर यही होगा कि हार्ड वाटर इज दैट वाटर थ्रू विच सोप डजंट प्रोड्यूस लेदर इजीली। अब अगला पॉइंट ये आता है कि कोई वाटर हार्ड वाटर क्यों हो जाता है, मीन्स ऐसा क्या रहता है हमारे हार्ड वाटर में कि वो सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, अगला पॉइंट है। चलिए देखते हैं। तो किसी वाटर के अंदर हार्डनेस जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वाटर के अंदर प्रेजेंट हमारा कौन, हमारा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड एंड सल्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से ही हमारा वाटर हार्ड होता है, मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, और इसके साथ साथ एक और रहता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मीन्स हमारे हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट प्रेजेंट रहता है। इन तीनों के प्रेजेंस की वजह से ही हमारा वाटर हार्ड वाटर होता है, राइट। मीन्स इन तीनों के प्रेजेंस की वजह से ही हमारा वाटर हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब पॉइंट ये है कि ये जो हमारा हार्ड वाटर है ये किस तरह का रिएक्शन करता है, ऐसा क्या करता है कि हमारा सोप इसके साथ, इस हार्ड वाटर के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, मीन्स इनके प्रेजेंस की वजह से, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड की वजह से ऐसा क्या होता है। तो देखो क्या होता है, हमारा जो सबसे कॉमन सोप है वो सोडियम एसिटेट है, C17H35 CO- Na+, ये है सोडियम एसिटेट
ये है सोप, सोप हमारा है। जब हम हार्ड वाटर से मीन्स हार्ड वाटर में इस्तेमाल करते हैं सोप का, जैसे कपड़ा है, कपड़ा के ऊपर जब सोप को रब करते हैं तो देखो होता क्या है, हमारे हार्ड वाटर में रहता है कैल्शियम 2+ आयंस, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयंस प्रेजेंट रहता है। अभी मैं बताया हूँ कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट रहता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट। तो होता क्या है कि हार्ड वाटर का जो कैल्शियम 2+ है, ये है हार्ड वाटर। जिस वाटर में आप कपड़ा रख करके आप उसके कपड़ा के ऊपर सोप को रब कर रहे हो, ये कैल्शियम 2+ करता क्या है कि सोडियम एसिटेट से रिएक्शन करता है, और सोडियम एसिटेट के जो सोडियम प्लस वाला पार्ट है उसको हटा देता है, और यह सोडियम एसिटेट एनायन जो है उससे कंबाइन करके एक इनसोल्युबल कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। मीन्स ऐसा होता है, इसका 2 मोलेकुल C17H35 COO- 2 कैल्शियम 2+, यह इनसोल्युबल कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, मीन्स प्रिसिपिटेट हो जाता है बेसल के बॉटम पे, और सॉल्यूशन में चला जाता है सोडियम 2+, मीन्स सॉल्यूशन में चला गया सोडियम 2+। मीन्स हुआ क्या कि जैसे आप सोप को रब करते हो हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम 2+ आता है और सोप के पार्टिकल को पकड़ता है और इसके साथ मिलकर के इनसोल्युबल कंपाउंड बना लेता है, जो वाटर में सोल्युबल नहीं होता, डिसॉल्वेबल नहीं है। वो वाटर का जो वेसल है, मीन्स अगर आपका बाल्टी में काम करो तो बाल्टी के अंदर, अगर पॉन्ड में काम करो तो पॉन्ड का जो बेस है वहां पे चला जाता है, उसके बॉटम पे जाकर सेटल हो जाता है। यह अब सोप रहा ही नहीं पानी के साथ, तो लेदर कैसे प्रोड्यूस करेगा? वो तो जाके वेसल के बॉटम पे बैठ गया, और सॉल्यूशन में कैल्शियम 2+ के बदले वाटर के सॉल्यूशन में कौन चला गया? सोडियम प्लस। तो इस तरीका से कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ ऑफ हार्ड वाटर कन्वर्ट सोप इनटू इनसोल्युबल कंपाउंड, एंड consequently लेदर इज नॉट प्रोड्यूस्ड। इस तरीके से लेदर प्रोड्यूस नहीं होता है। यह हमारा हार्ड वाटर का मैकेनिज्म, हार्ड वाटर यही काम करता है। अब हम लोग जो हार्ड वाटर जो वर्क करता है इसको बोलते हैं हार्डनेस, मीन्स इसको हम बोलते हैं हार्डनेस। मीन्स हार्डनेस का मीनिंग हुआ प्रॉपर्टीज, मीन्स फिनोमेना शोन बाय हार्ड वाटर इज कॉल्ड हार्डनेस। अब हम लोग इस हार्डनेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। हार्डनेस को हम लोग प्रॉपर्टीज शोन बाय हार्ड वाटर इज कॉल्ड हार्डनेस बोलते हैं, उसको हम लोग हार्डनेस बोलते हैं। हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के हार्डनेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। एक होता है टेम्पररी हार्डनेस, दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस, दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस, राइट। टेम्पररी हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेम्पररी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। मीन्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी हार्डनेस। इन दोनों के प्रेजेंस की वजह से ही टेम्पररी हार्डनेस होता है। अब इसका नाम टेम्पररी क्यों रखा गया? तो क्लियरली बात है, टेम्पररी किसको बोलेंगे? जो इजीली रिमूव हो जाए। तो इसको टेम्पररी इसलिए बोलते हैं कि अगर हमारे वाटर में टेम्पररी हार्डनेस है, अगर ये दोनों प्रेजेंट है, तो उस वाटर को आप हीट करके ही उसके हार्डनेस से फ्री हो सकते हो। मीन्स हीट करने से उसका हार्डनेस खत्म हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसके अंदर जो हार्डनेस हो गया टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो टेम्पररी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बाइकार्बोनेट्स, और टेम्पररी हार्डनेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हो, बॉइलिंग करके ही भी आप रिमूव कर सकते हो। परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट और क्लोराइड। मीन्स कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस वह है जिसको आपको केमिकली रिमूव करना पड़ेगा। परमानेंट हार्डनेस बॉयल करने से और हीट करने से रिमूव नहीं होगा। ओके, तो अगला पॉइंट है हमारा कि इस हार्डनेस को रिमूव कैसे करें। तो जब हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ हार्डनेस इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर।
सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर मीन्स रिमूवल ऑफ हार्डनेस को हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ हार्डनेस, वाटर के हार्डनेस के रिमूवल को क्या बोलते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर मीन्स अगर हार्डनेस रिमूव कर देंगे तो बोलेंगे वाटर क्या होगा? सॉफ्ट हो गया। मीन्स हार्ड वाटर के जस्ट उल्टा हुआ सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर वह होता है जो वाटर सोप के साथ अच्छा लेदर और फ्रोथ प्रोड्यूस करता है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टेम्पोररी हार्डनेस के रिमूवल का मेथड। फर्स्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस और रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस। रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस का रिमूवल कैसे करेंगे? तो इसमें सिंपल सी मेथड है। सबसे पहला बॉइलिंग, बाय बॉइलिंग। पहला है हमारा बाय बॉइलिंग। वाटर को बॉयल करके हम लोग कर देंगे। अब इसमें होता क्या है, जैसे हमारा बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट, इसको जब हम लोग हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो बाइकार्बोनेट कन्वर्ट होता है कार्बोनेट में और साथ में कन्वर्ट होता है CO2 गैस में और साथ में कन्वर्ट होता है वाटर में भी। बाइकार्बोनेट को जब हीट कीजिएगा तो बाइकार्बोनेट बन जाता है कार्बोनेट, CO2 एंड वाटर। ये हमारा मैकेनिज्म है। जब भी हम लोग बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे ऐसे होता है। अब हम लोग हमारे जिस वाटर के अंदर टेम्पोररी हार्डनेस उसको हीट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे, देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब हीट होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये कैसे रिएक्शन लिखते हो वो भी आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बोनेट है, तो एक तो कार्बोनेट बन गया, एज इट इज रह गया। अब इसमें 2 हाइड्रोजन था तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन गया और एक कार्बोनेट का से CO2 हो गया। मीन्स का 1 ऑक्सीजन निकल गया तो CO2 हो गया। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट टू कन्वर्ट हो गया, कार्बन टू कन्वर्ट हो गया तो क्या बचा? एक बचा हमारा क्या? 2 हाइड्रोजन बचा, 1 कार्बन बचा और ऑक्सीजन 3 बचा। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ भी वही कहानी, CO2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगा जो स्किप कर जाता है, बाहर निकल जाता है, और वाटर प्रोड्यूस होता है तो वाटर में ही रह जाता है। तो इस तरीक़ा से बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 गैस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CO2 गैस बाहर स्किप कर जाता है और कार्बोनेट हमारा वाटर में इंसोल्युबल होता है, यह प्रिसिपिटेट हो जाता है। और प्रिसिपिटेट होने का मीनिंग हुआ कि आप इसको फिल्टर करके क्या कर सकते हो? आप सॉफ्ट वाटर ले सकते हो। ऐसे भी आप देखना, घर पे तुम लोग अगर वाटर को बॉयल करोगे तो बॉयल करने के बाद ठंडा जब होता है पानी, तो जिस वेजल में वाटर को हीट करते हो, पूरे वेजल के मतलब जो सरफेस होता है, पैन का जो सरफेस होता है उसमें वाइट कलर का आ जाता है। यही वाइट कलर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे काम करता है ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी आप हीट करोगे, सेम कहानी यहाँ भी होगा। ये भी मैग्नीशियम कार्बोनेट को कन्वर्ट हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से अगर हमारे वाटर के अंदर टेम्पोररी हार्डनेस है तो उनको हीट करके ही हम लोग फ्री कर देते हैं, मीन्स सॉफ्ट बना देते हैं। बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बोनेट वाटर में इनसोल्युबल होता है। इनसोल्युबल होने से वेसल के बॉटम पे सेटल हो जाता है। अब उस पानी को दूसरे बर्तन में पॉर्ड आउट कर दो और आपको मिल जाएगा सॉफ्ट वाटर, या फिल्टर से पास करा दो, मिल जाएगा आपका सॉफ्ट वाटर, राइट। तो यह मेथड हमारा हुआ टेम्पोररी हार्डनेस के रिमूवल का। बट टेम्पोररी हार्डनेस के रिमूवल का एक और मेथड है जिसको हम लोग क्लार्क मेथड बोलते हैं। मीन्स हम लोग लिमिटेड अमाउंट में, मीन्स कैलकुलेटेड अमाउंट में अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर एडिशन करेंगे तब भी हमारा टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव हो सकता है। मीन्स ये हुआ केमिकल मेथड, केमिकल मेथड फॉर रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस, फॉर रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस के रिमूवल के लिए केमिकल मेथड। अगर आप कैलकुलेटेड अमाउंट में डालते हो, जैसे हमारे बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट 1 नेगेटिव, कैलकुलेटेड अमाउंट में अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो, मीन्स
OH माइनस ऐड करते हो तो ये होता क्या है, यहाँ पे रिएक्शन होगा क्या, एक बाई कार्बोनेट है तो H प्लस और कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका 2 अगर लेते हैं तो 2H प्लस यहाँ से आया, 2OH माइनस, 2H प्लस और 2H माइनस कंबाइंड होकर बन जाएगा 2H2O, राइट। और फिर हमारा ये जो कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट है, कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीका से आप देख रहे हो कि बाई कार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जा रहा है और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जा रहा है। कब? जब आप इसमें OH माइनस ऐड कर रहे हो, मीन्स OH माइनस के एडिशन से भी हम लोग बाई कार्बोनेट को कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज केमिकल मेथड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस, मतलब सॉरी रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस। मीन्स ये केमिकल मेथड हमारा है। अब इसमें होता क्या है कि OH माइनस कैसे प्रोड्यूस डालते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एडिशन करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे कैल्शियम बाई कार्बोनेट प्रेजेंट है हमारे टेम्पोररी हार्ड वाटर में। अब इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐड करते हैं हम लोग तो यह टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव हो जाता है, क्योंकि यह बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे होगा कार्बोनेट में कन्वर्सन, तो वही कहानी होगा। देखो जैसे यहाँ पे हुआ, ये तुम्हारा कार्बोनेट यहाँ पे बाई कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CaCO3 में, ये सॉलिड मीन्स प्रिसिपिटेट हो जाता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे देखो बाई कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट से H प्लस निकल जाएगा, मीन्स ये हमारा होता है बाई कार्बोनेट, ये कहलाता है बाई कार्बोनेट। इससे H प्लस जब निकल जाएगा तो बन जाता है कार्बोनेट, CO3 माइनस H प्लस। तो बाई कार्बोनेट यहाँ पे 2 है, इस 2 बाई कार्बोनेट से 2H प्लस निकल गया तो कार्बोनेट बन गया 2 कार्बोनेट। एक कैल्शियम यहाँ, एक कैल्शियम यहाँ, तो 2 कैल्शियम हो गया, तो 2 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और यहाँ से जो 2H प्लस निकला और यहाँ से 2OH माइनस निकला, क्या बन जाता है 2H2O। आप इस तरीका से अच्छे से याद रख सकते हो रिएक्शन को। मीन्स ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट जो तुम्हारा है वो कैल्शियम 2 प्लस और साथ में 2HCO3 माइनस हुआ, राइट। अब यहाँ से H प्लस निकल गया तो कार्बोनेट हो जाता है यह। अब यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से OH प्लस निकला, दोनों आपस में कंबाइंड होकर H2O बन जाता है और हमारा बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीका से आप याद रख सकते हो। तो आप कैलकुलेटेड अमाउंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके भी आप टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। मीन्स ये केमिकल मेथड हुआ। लेकिन यहाँ एक खतरा है, खतरा यह है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच गया, क्योंकि ये खुद प्रोड्यूस करता है परमानेंट हार्डनेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सोल्यूबल होता है, तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में बच गया तो ये परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस कर देगा। मतलब क्या हुआ, गए थे टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने और आपके गलती से क्या बन गया, परमानेंट हार्डनेस आ गया। तो इसलिए अगर इसका अमाउंट थोड़ा सा भी वाटर में बच जाएगा तो आपके वाटर के अंदर टेम्पोररी हार्डनेस खत्म हो जाएगा और परमानेंट हार्डनेस आ जाएगा। मतलब कहानी हो जाएगा कि 24 गए 26 बनने, दुबे बन के लौटे। इसलिए अलर्टनेस के साथ एक काम करते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऐड करते हैं। इस मेथड को कहा जाता है क्लार्क्स मेथड। राइट। अब हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने जा रहे हैं। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल का जो मेथड है उसमें यह है, सबसे पहला है वो है एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का एडिशन करके हम लोग हार्डनेस को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, परमानेंट हार्डनेस। ये कैसे करता है, देखो यहाँ पे आप सब, ये है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, सॉरी टेम्पोररी परमानेंट हार्डनेस में तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड रहता है। जैसे क्लोराइड का रिएक्शन होता है उस तरह से सल्फेट का भी, उसी तरह से मैग्नीशियम का भी होगा। जैसे कैल्शियम का रिएक्शन होता है कैल्शियम क्लोराइड का, उसी तरीका से मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा। जैसे कैल्शियम सल्फेट का होगा वैसे ही मैग्नीशियम सल्फेट का भी होगा। कैल्शियम क्लोराइड को हमारे हार्ड वाटर में है
और ये हमने ऐड कर दिया अपने हार्ड वाटर में सोडियम कार्बोनेट को। अब ये होता क्या है, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है और इसको बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है और सॉल्यूशन में खुद चला जाता है सोडियम क्लोराइड, राइट। तो इस तरीक़ा से हमारा सोडियम कार्बोनेट हमारे हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम को बाहर कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट बना करके। इसी तरीक़ा से कैल्शियम सल्फेट को जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं, मीन्स सोडियम कार्बोनेट हम लोग डाल दिए हैं अपने हार्ड वाटर में, जो हमारे हार्ड वाटर के जो कैल्शियम 2+ है, मैग्नीशियम 2+ है, उन लोग को पकड़ पकड़ के बाहर निकालता है। क्योंकि क्लियर सी बात है, जब तक हार्ड वाटर में कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ रहेगा तब तक वो सोप को पकड़ के उसको इनसोल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा और फिर हमारा सोप लेदर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए कैल्शियम को, मैग्नीशियम को बाहर करना होगा, तो काम सोडियम कार्बोनेट करता है। इसको रिएक्शन करके बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट और खुद सॉल्यूशन में चला जाता है सोडियम सल्फेट बन के। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हो आप सब कि प्रिसिपिटेट आउट हो गया, हमारा हार्ड वाटर सॉफ्ट हो गया। हम लोग कई बार ऐसा करते क्या है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ अगर हम लोग Na2CO3 के साथ साथ एडिशन अगर हमारा के, हालांकि सोडियम कार्बोनेट हमारा सफिशिएंट है टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी, सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दो सारे हार्डनेस को खत्म कर देगा। आप देख लो उसको भी, यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है और इनको बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, यह प्रेसिपिटेट हो गया और खुद सॉल्यूशन में बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरीका से हमारा सोडियम कार्बोनेट बहुत ही पॉपुलर एक तरह से सॉफ्टनिंग एजेंट है, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है, टेम्पोररी हो परमानेंट हो सब वो करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारा सोप और डिटर्जेंट होता है, वॉशिंग पाउडर, वो यही होता है ना। वॉशिंग पाउडर हमारा क्या है, वॉशिंग पाउडर निरमा क्या है, वॉशिंग पाउडर यही ना है, Na2CO3 10H2O। तो हम लोगों ने सर्फ ही ऐसा बना दिया जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने वाला होता है। इसलिए सर्फ के साथ कोई चक्कर नहीं है, हार्ड वाटर को कोई भी वाटर हो सर्फ डाल दोगे उनके साथ झाग प्रोड्यूस करेगा ही, क्योंकि सर्फ का हमारा कॉम्बिनेशन वही रहता है जो हार्ड वाटर को भी सॉफ्ट बना देता है। तो हमारा मेथड हुआ जिससे हम लोग अपने हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं। अब अगला मेथड, नेक्स्ट मेथड हमारा है ज़्यूलाइट मेथड। ज़्यूलाइट मेथड और ज़्यूलाइट परम्यूटेट मेथड और परम्यूटेट मेथड, ये क्या होता है? इस ज़्यूलाइट हमारा जो होता है सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। से हमारा ज़्यूलाइट जो होता है, ज़्यूलाइट एक तो होता है सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। मीन्स एक तरह से हमारा जो ज़्यूलाइट रहता है वो जिस तरह के हमारा केव का स्ट्रक्चर, मीन्स आप जो मधुमक्खी हमारा बनाती है जो छत्ता है जिसको हनीकॉम्ब बोलते हैं, हनीकॉम्ब के शेप का होता है हमारा ज़्यूलाइट। मीन्स उसी तरह का रहता है, मीन्स होल होल रहता है, उसमें बहुत सारा पोर्स रहता है और एक तरह से फिल्टर जैसा आप बोल सकते हो इसको, हमारा ये रहता है ज़्यूलाइट। तो ज़्यूलाइट से अब हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, अपने हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने जा रहे हैं। तो इसमें देखो क्या करते हैं, तो ज़्यूलाइट में हमारा सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है NaLSiO4 और साथ में वाटर भी रहता है हाइड्रेट। तो यह हमारा सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट हुआ। इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस ज़्यूलाइट परम्यूटेट मेथड में। इसमें हम लोग करते क्या है कि इससे हम लोग पास कराते हैं अपने हार्ड वाटर को। देखो कैसे होता है, यहाँ पे हमारा ज़्यूलाइट है, ज़्यूलाइट है, इससे हम लोग हार्ड वाटर को पास कराते हैं।
तो देखो कैसे बात, यहाँ पे हार्ड वाटर है हमारा, हार्ड वाटर में हमारा कैल्शियम 2+ है, मैग्नीशियम 2+ है, ये है हार्ड वाटर। मैं अपने हार्ड वाटर के केवल आयन को ही शो कर रहा हूँ, बट ये वाटर है। इस वाटर को हम अलाउ करते हैं जियोलाइट से पास करने के लिए, मीन्स सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट से पास करता है हमारा यह हार्ड वाटर। अब करता क्या है हमारा यह हार्ड वाटर, जब जाता है तो हार्ड वाटर का जो कैल्शियम 2+ है वो जियोलाइट में जो सोडियम प्लस उसको रिप्लेस कर देता है। जियोलाइट के सोडियम प्लस को धक्का मार करके उसको सोल्यूशन में मीन्स वाटर भेज देता है, और खुद कैल्शियम 2+ जाकर उसमें ट्रैप हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम 2+ का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे सोडियम प्लस को बाहर कर देता है। तो चूंकि कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है और सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, तो 1 कैल्शियम अंदर जाएगा तो 2 सोडियम प्लस बाहर निकलेगा, मीन्स ऐसा सिचुएशन हो जाता है। कैल्शियम AlSiO4 होल 2, और ये प्रिसिपिटेट मीन्स ये हमारा ये जो जियोलाइट है ये तो जाल जैसा होता है, हनीकम जैसा छत्ता जैसा होता है, तो उसमें फंस जाता है कैल्शियम 2+, और उस छत्ता से बाहर जो पानी निकलता है, वाटर बाहर निकलता है, उस जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें चला जाता है हमारा सोडियम प्लस। मीन्स जो हमारे जियोलाइट के अंदर सोडियम प्लस था उसको हार्ड वाटर का कैल्शियम 2+, हार्ड वाटर का मैग्नीशियम 2+ रिप्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकल गया सोडियम प्लस और खुद ट्रैप हो गया जियोलाइट में, और इस तरीक़ा से पानी हमारा फिल्टर होते जाए। इस तरह से नॉर्मल फिल्टर काम करता है, फिल्टर के अंदर जो लगा रहता है हमारा फिल्टर, उससे पानी पास करता है, जो कचरा रहता है फिल्टर फंस जाता है और प्योर वाटर बाहर निकल जाता है। उसी तरीक़ा से काम करता है। और कुछ दिन बाद होता क्या है कि हमारे जियोलाइट में जितना सोडियम प्लस रहता है सब के सब बाहर निकल जाता है, तो उस समय जियोलाइट हमारा पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। मीन्स जियोलाइट काम करते करते हमारा जियोलाइट एग्जॉस्ट हो जाता है, मीन्स ये हमारा जो जियोलाइट है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जॉस्टेड। मीन्स जियोलाइट हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है पूरी तरह से, मीन्स पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसके अंदर जितना सोडियम प्लस रहता है सब बाहर निकल जाता है, और उसके बदले में कैल्शियम 2+ उसमें आकर के ट्रैप्ड हो जाता है। तो उसके बाद जब सारे के सारे सोडियम प्लस बाहर निकल जाता है हमारी जियोलाइट का, तो जियोलाइट हमारा काम करना बंद कर देता है। हालांकि धीरे धीरे प्रोसेस शुरू होता है, जिससे हमारा फिल्टर होता है, फिल्टर का जो मेम्ब्रेन रहता है उस सब जब भरने लगता है उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी आ जाता है, बहुत सारा जो इम्प्योरिटी है वो उसमें जो भर जाता है, तो धीरे धीरे फिल्टर काम करना स्लो करने लगता है। मीन्स वाटर धीरे धीरे कम आने लगता है, स्लो होने लगता है, और कुछ देर बाद वाटर उससे आना बंद ही हो जाता है। मीन्स वो वाटर को फिल्टर करना बंद कर देता है। वही काम यहाँ भी है। पहले रेट थोड़ा स्लो होगा, मीन्स पहले तो फास्ट रहता है। जैसे जैसे हमारा फिल्टर, जैसे जैसे हमारा जियोलाइट एग्जॉस्ट होता जाएगा वैसे वैसे रेट कम होने लगेगा। मीन्स हार्ड वाटर का सॉफ्ट बनाने का रेट कम होगा, और कुछ देर बाद जब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा हमारा जियोलाइट, तो हमारे जियोलाइट से वाटर पास करना बंद कर देगा। मीन्स उसके बाद फिर वो सॉफ्टनिंग काम नहीं करेगा, वो सॉफ्टनिंग काम स्टॉप कर देगा। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें तो बहुत खर्च हो जाता है, जियोलाइट काफ़ी महंगा केमिकल है, तो हम इसमें करते क्या है कि अपने जियोलाइट को रीजनरेट करते हैं। रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट। जियोलाइट रीजनरेशन के लिए क्या करते क्या है कि यहाँ पे जियोलाइट है, मीन्स एग्जॉस्टेड जियोलाइट है, कैल्शियम एल्युमिनियम सिलिकेट एग्जॉस्टेड जियोलाइट है। इसके ऊपर हम लोग बहुत हाई करंट का मीन्स ब्राइन वाटर को इसके ऊपर फेंकते हैं, पास कराते हैं। इसको ब्राइन हम लोग बोलते हैं कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को, कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम लोग इससे पास कराते हैं जियोलाइट से, एग्जॉस्टेड जियोलाइट से। हाई कंसंट्रेशन के सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को बहुत तेजी से पास कराते हैं। अब इससे होता क्या कि हाई कंसंट्रेशन का क्विकली मीन्स करंट जाता है सोडियम क्लोराइड का, तो ये सोडियम जो प्लस है वो धक्का मार मार के कैल्शियम 2+ को बाहर निकाल देता है, और जियोलाइट के अंदर फिर से सोडियम प्लस आ जाता है। मीन्स हमारा जियोलाइट फिर से रीजनरेट हो जाता है, राइट। तो यह हुआ रीजनरेटेड जियोलाइट, और कैल्शियम 2+ बाहर निकल जाता है, कैल्शियम 2+ बाहर निकल जाता है। तो इस तरीका से हम लोग
जियोलाइट को रीजनरेट करते हैं और अपने कॉस्टिंग को कम कर देते हैं। हालांकि जियोलाइट बहुत महंगा केमिकल है, अगर एग्जॉस्ट होने के बाद हम लोग फेंक देंगे तो बहुत खर्च आ जाएगा, तो उसको कम करने के लिए हम लोग रीजनरेशन का काम करते हैं। तो यह हुआ जियोलाइट मेथड। अगला मेथड है सॉफ्टनिंग बाय सिंथेटिक आयन एक्सचेंजर, जिसको हम लोग रेजिन्स बोलते हैं। देखो जी, इससे पहले वाले मेथड में मैं आपको वहाँ भी आयन एक्सचेंज ही हो रहा था, हमारा कैल्शियम 2+ सोडियम प्लस को जियोलाइट से रिप्लेस कर रहा था। बट यहाँ पे एक सिंथेटिक आयन एक्सचेंज मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ भी मैकेनिज्म वही है, बट यहाँ पे हम लोग रेजिन इस्तेमाल करते हैं। रेजिन्स जैंट ऑर्गेनिक मोलिकुल होता है जिसके पास एसिडिक और बेसिक फंक्शनल ग्रुप होता है। हमारा रेजिन्स जो रहता है उसको एसिडिक रेजिन बोलते हैं, बेसिक रेजिन बोलते हैं। रेजिन्स आर जैंट मीन्स बहुत बड़ा ऑर्गेनिक मोलिकुल होता है, बड़े बड़े मोलिकुलर मास वाले, जिनके पास फंक्शनल ग्रुप जो रहता है वो आइदर एसिडिक रहता है और बेसिक रहता है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं इस मेथड में लोग करते क्या है कि पहले अपने हार्ड वाटर को हम लोग, जो हमारा हार्ड वाटर है कैल्शियम 2+ है, हार्ड वाटर, इस हार्ड वाटर को हम लोग सबसे पहले एसिडिक रेजिन से पास कराते हैं। ये हमारा एसिडिक रेजिन है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, मीन्स यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं H+ एसिड है हमारा, इसको बोलते हैं एसिडिक रेजिन। एसिडिक रेजिन और कटायन एक्सचेंजर भी इसको बोलते हैं, एसिडिक रेजिन और कटायन एक्सचेंजर, क्योंकि यह कटायन को एक्सचेंज करता है। पहले हम लोग अपने एसिडिक रेजिन से हार्ड वाटर को पास कराते हैं, फिर इसको पिक्टोरियल डायग्राम यहाँ दिखाऊंगा मैं। हार्ड वाटर से जब हमारा हार्ड वाटर जब एसिडिक रेजिन से पास करता है तो हमारे हार्ड वाटर के कैल्शियम 2+ एसिडिक रेजिन का जो कटायन है H+ है, इसको रिप्लेस कर देता है। मीन्स देखो करता क्या है, रिप्लेस कर देता है और इससे RCOO इसका होल टू कैल्शियम कर लेता है। अब यह प्रिसिपिटेट हो जाता है, मीन्स हमारा एसिडिक रेजिन से जब पास होता है हार्ड वाटर, तो जितने भी हार्ड वाटर में कटायन रहते हैं वो सब कटायन हमारे एसिडिक रेजिन की में फंस जाता है, एसिडिक रेजिन से कंबाइंड कर लेता है, एसिडिक रेजिन में ट्रैप हो जाता है और बाहर कौन निकल जाता है, एसिडिक रेजिन में ट्रैप हो जाता है और उसके बदले में वाटर में कौन जाता है, तो H+। मीन्स जैसे ही हार्ड वाटर को एसिडिक रेजिन से पास करेगा, एसिडिक रेजिन जैंट ऑर्गेनिक मोलिकुल होता है जिसके पास आइदर फंक्शनल ग्रुप जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है, मीन्स एसिडिक और बेसिक रहता है। वो सल्फोनिक हो सकता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, जितने भी एसिडिक हो सकता है। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लिया हूँ, तो ये कैल्शियम 2+ इसके H+ को रिप्लेस कर दिया, एक्सचेंज कर दिया और अपने H+ के पास आ गया और इस तरीका से एसिडिक रेजिन में ट्रैप हो गया और कटायन एक्सचेंज हो गया। कैल्शियम 2+ जो कटायन है जो H+ को रिप्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो हमारा हार्ड वाटर जो बाहर यहाँ से निकलेगा एसिडिक रेजिन से, उसमें कोई भी कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ नहीं रहेगा, उसके बदले में क्या रहेगा, H+। अब इस एसिडिक रेजिन से जो वाटर पास किया उस वाटर को हम लोग बेसिक रेजिन से पास कराते हैं। अब देखो यहाँ पे हार्ड वाटर, अब हमारे हार्ड वाटर में जो कटायंस थे वो तो ट्रैप हो गए, रिमूव हो गए। अब हमारे हार्ड वाटर में जो एनायंस है, जो Cl- है और सल्फेट है वो प्रेजेंट है, राइट। अब सल्फेट है वो यहाँ पे है, तो 2Cl-। अब यहाँ पे हमारा बेसिक रेजिन है, इसमें RNH4 + OH-। ये हमारा बेसिक रेजिन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो बेसिक रेजिन है। OH- से बेसिक रेजिन है, बेसिक रेजिन्स। अब इससे जब हम लोग पास कराते हैं अपने हार्ड वाटर को, तो जो हमारे हार्ड वाटर में एनायन है वो इसको रिप्लेस कर देगा। वो एनायन हमारा Cl- OH- को हटा देगा, अपने आके इसमें ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 RNH3 + Cl- और वाटर में क्या चला गया, 2OH-। मीन्स इस बार क्या हो रहा है, अब तक अभी से पहले जितना मेथड मैं पढ़ाया हूं, मतलब रिमूवल ऑफ हार्डनेस का, उसमें सब में हम लोग ओनली कटायन को रिमूव किए थे।
ये पहला ऐसा मेथड है जहाँ पे कटायन और आयन दोनों ही रिमूव हो जा रहा है। आप देख लो, एसिडिक रेजिन से पास कराने पे जितने भी कटायन था सब रेजिन के अंदर रह गया और हमारे वाटर में उसके बदले में H+ चला गया। जब उस हार्ड वाटर को हम लोग बेसिक रेजिन से पास कराते हैं तो अब जो एनायन है हमारे, जैसे Cl- है या सल्फेट है, वो क्या हो रहा है कि वो बेसिक रेजिन में ट्रैप हो गया और उसके बदले में क्या चला गया वाटर में, OH-। अब H+ और OH- कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा वाटर। मीन्स इस मेथड से वाटर प्रोड्यूस होकर बाहर निकलेगा, उसमें तो कोई आयन रहेगा ही नहीं। अब देखिए ये जो मैं इक्वेशन लिखा हूं इसका पिक्टोरियल डायग्राम, ये हार्ड वाटर है, इस हार्ड वाटर को इस टैंक में मैं डाल रहा हूं। इस टैंक में रखा हुआ है कटायन एक्सचेंज रेजिन, मीन्स यहां पे रखा हुआ है एसिड रेजिन, एसिडिक रेजिन, एसिडिक रेजिन इसमें है। अब इस एसिडिक रेजिन में मैं डाल दिया हार्ड वाटर को। जितने भी हमारे हार्ड वाटर में कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ है, सब यहीं पे रह जाएंगे। बाहर कौन जाएगा वाटर के साथ, ओनली H+, कटायन के तौर पे केवल H+ जाएगा। हाँ, लेकिन एनायंस भी रहेगा साथ में, जैसे Cl- रहेगा, सल्फेट एनायन रहेगा, वो रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो आप सब, H+ हमारे वाटर में जो ये वाटर जा रहा है इसमें H+ है कटायन के तौर पे, एनायन है, एनायंस है, एनायंस में रहेगा हमारा Cl- और सल्फेट एनायन। अब इसमें है एनायन एक्सचेंज रेजिन, मीन्स यहाँ पे है बेसिक रेजिन, बेसिक रेजिन। अब बेसिक रेजिन क्या कर रहा है कि जितना भी यहाँ पे एनायन है, जैसे सल्फेट एनायन है या क्लोराइड एनायन है या सल्फेट एनायन है हमारे हार्ड वाटर का, उनको पकड़ लिया और उनके बदले में बाहर क्या निकलेगा, OH-। अब OH- यहाँ का H+ और OH- दोनों आपस में कंबाइंड होकर क्या बन जाता है वाटर। मीन्स यहाँ से जो वाटर बाहर निकलता है वो पूरी तरह से हमारा जो वाटर रहता है वो डीआयोनाइज्ड रहता है, इसमें कोई आयन नहीं रहता है, डीमिनरलाइज रहता है, उसमें कोई मिनरल नहीं रहता है, ये डिस्टिल्ड वाटर हो जाता है। मीन्स यहाँ से जो वाटर बाहर निकलता है वो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर बाहर निकलता है। मीन्स इस मेथड में जो वाटर प्रोड्यूस होता है, जो वाटर को हम लोग सॉफ्ट करते हैं, वो डिस्टिल्ड वाटर प्रोड्यूस होता है, वही वाटर जिसको बैटरी में लोग डालते हैं, इसमें कोई आयन नहीं रहता है। मैं आपको बता दूं कि हमारा डिस्टिल्ड वाटर पीने के लिए नहीं होता है, बैटरी में डालने के लिए होता है। हम लोग पीते हैं मिनरल वाटर, इसलिए यह ड्रिंकिंग के लिए सही नहीं है। हाँ, बैटरी के लिए सही है क्योंकि बैटरी में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो चाहिए, इसलिए बैटरी के अंदर हम लोग डिस्टिल वाटर डालते हैं। तो इस मेथड से जो हमारा वाटर आता है वो डिस्टिल वाटर बन जाता है और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो हार्डनेस वाटर का हमारा है केवल लॉन्ड्री पर्पस के लिए ही, मतलब वो डिसएडवांटेज क्रिएट नहीं करता है। हमारा जितना भी थर्मल प्लांट है, जितना भी हमारा पावर प्लांट है, सभी पावर प्लांट में हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं और उसी बॉयल वाटर को स्टीम बनाते हैं और उस स्टीम से टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो वाटर आपका हार्ड रहेगा और उस वाटर को बॉयल कीजिएगा तो जो टैंक रहता है, इसमें बॉयलर जो रहता है उसके बॉटम पे जाकर बैठ जाएगा ये सब, हवा, कैल्शियम कार्बोनेट, सब कुछ, जिसकी वजह से उसके में जंग लग जाएगा और जंग लगकर फूट जाएगा। अगर बॉयलर फूट गया तो बहुत बड़ा क्या होता है, फैटल क्रिएट होता है, बहुत सारा डेथ हो सकता है और बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक तरह से हमारे उस सब चीज़ को, कॉस्ट को भी बचाता है मेथड। मीन्स हम लोग वाटर को सॉफ्ट करके बहुत सारा कॉस्टिंग को भी सेव करते हैं और इसलिए मेथड सुपर्ब है, राइट। तो यह मेथड को इंडस्ट्री में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके पास बहुत ही सारे यूजफुल प्रॉपर्टीज है। ये पूरी तरह से डिस्टिल वाटर प्रोड्यूस। नेक्स्ट मेथड हमारा है सॉफ्टनिंग बाय कंप्लेक्सेशन और सेक्वेस्ट्रेशन मेथड। इस सेक्वेस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है मैं बता रहा हूं। आप देखो यहाँ पे इस मेथड, ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है। यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि अपने हार्ड वाटर को, कैल्शियम 2+ हमारा हार्ड वाटर में प्रेजेंट है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हार्ड वाटर को हम लोग पास कराते हैं सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट से, सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट फॉस्फेट से पास कराते हैं। ये सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट क्या है, तो थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं। तुम सब पढ़ा होगा फॉस्फोरस का ऑक्सोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड,
H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और उसमें एक रहता है HPO3, ये होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। यही है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो होता है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, हाईली रिएक्टिव। ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड के बारे में पी ब्लॉक में पढ़ना है। ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड मोनोमेरिक फॉर्म में रहता है नहीं, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि खुद से ही कनेक्ट होकर के पॉलीमरिक फॉर्म में रहता है। तो इसी का जो सॉल्ट है उसको बोलते हैं सोडियम मेटाफॉस्फेट, मीन्स NaPO3। यह हुआ सोडियम मेटाफॉस्फेट, लेकिन इसका पॉलीमरिक फॉर्म है। तो इसका पॉलीमरिक फॉर्म लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम 2+, हमारे हार्ड वाटर क्या है, हार्ड वाटर, और साथ में यह ले लिया सोडियम पॉलीसोडियम मेटाफॉस्फेट, तो NaPO3 और इसका N, राइट। तो यह हुआ सोडियम पॉली मेटाफॉस्फेट, यह है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे पास कराते हैं हम लोग अपने हार्ड वाटर को, इससे पास कराते हैं, इससे रिएक्ट कराते हैं, इसमें डाल देते हैं। अभी करता क्या है कि हार्ड वाटर में इसको हम डालते हैं, अब इस सोडियम पॉली मेटाफॉस्फेट को, सोडियम पॉली मेटाफॉस्फेट हार्ड वाटर में लोग डालते हैं। अब ये करता क्या है, कैल्शियम 2+ आदत से मजबूर है, कहीं भी सोडियम प्लस को रिप्लेस कर देता है, यहाँ भी कर देता है। अब कैल्शियम 2+ अंदर जाएगा, सोडियम प्लस बाहर निकलेगा। तो आपको क्लियर पता है कि 1 कैल्शियम अंदर जाएगा तो 2 सोडियम बाहर निकलेगा, क्योंकि वैलेंसी सोडियम का जो होता है कैल्शियम का वैलेंसी से कम रहता है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, तो यही होता है। अब एक कैल्शियम अंदर गया तो सोडियम 2 सोडियम बाहर निकल गया, तब सोडियम का नंबर कम हो गया। सोडियम कितना हो जाएगा, पहले N था, अब N-2 हो जाएगा सोडियम, राइट। और ये जो फॉस्फेट वाला रहेगा वो तो रहेगा ही, PO3 का होल N, और साथ में 2 सोडियम प्लस कहाँ चला गया, सॉल्यूशन में। इस मेथड में होता है। और ये जो बना कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस बार वाटर में सोलेबल होता है, सोलेबल इन वाटर। अब होता क्या है कि जितने भी, जैसे भी हम लोग हार्ड वाटर में इस कंपाउंड को डालते हैं, हार्ड वाटर का जितना कैल्शियम 2+ है इसके साथ एसोसिएट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, और उसके बदले में चला जाता है सोडियम प्लस वाटर में। और कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो वाटर में सोलेबल होता है, मीन्स वाटर में घूमते रहता है, लेकिन ये कैल्शियम 2+ फ्री नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया कैल्शियम 2+ हमारे इस मेटाफॉस्फेट के साथ, अब वो कैल्शियम 2+ फ्री नहीं है, अब दूसरे से रिएक्शन नहीं कर सकता है। अब होता क्या है कि अब हम लोग जब सोप लगा रब करते हैं कपड़ा पे, इसके डालने के बाद, तो कैल्शियम 2+ वाटर में है बट कुछ कर नहीं सकता है, मीन्स फ्री नहीं है, ये तो इसके साथ कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे कैल्शियम 2+ वाटर में रहता है, उसके बावजूद वह लेदर प्रोड्यूस होने से रोक नहीं पाता है, क्योंकि यह कैल्शियम 2+ फ्री नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है। इसलिए इस मेथड का नाम है कॉम्प्लेक्सेशन मेथड। हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके अपने वाटर को सॉफ्ट बना लेते हैं। सेक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी को इंगेज करके रखना, किसी को भी इंगेज करके ट्रैप करके रखना। तो एक तरीका से कैल्शियम 2+ को ट्रैप करके रख लेता है अपने में, घुमाते रहता है वाटर में, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है हमारा कैल्शियम 2+, इसलिए बहुत ही बेहतरीन मेथड है। अब यही वजह है कि इस मेथड को हम लोग, इस कंपाउंड को जो देख रहे हो सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट का कमर्शियल नेम है कैलगॉन। कैलगॉन, ये कैलगॉन वर्ड कहाँ से आया, कैलगॉन आया, कैलगॉन आया कैल्शियम गॉन, कैल्शियम गॉन, वही गोवेंट गॉन वाला गॉन, मीन्स ये जैसे ही आता है कैल्शियम गया, खत्म हो गया। मीन्स इसको जैसे ही वाटर में डालोगे कैल्शियम को पकड़ करके घुमाते रहेगा, लेकिन कैल्शियम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए इस कंपाउंड का कमर्शियल नेम हो गया कैलगॉन, और इस प्रोसेस को भी हम लोग कैलगॉन प्रोसेस भी बोलते हैं, कैलगॉन प्रोसेस भी बोलते हैं, कैलगॉन प्रोसेस।
और कैलगन वर्ड कहां से है, कैल्शियम गॉन, मीन्स ये आया तो कैल्शियम गया, खत्म हो गया, राइट। तो यह हमारा मेथड है। तो एक मेथड ये भी है, अब तक मैं पढ़ाया था आपको कि किस तरीके से प्रिसिपिटेट करके हम लोग वाटर को मतलब सॉफ्ट बनाते थे। इस बार प्रिसिपिटेट नहीं किए, कैल्शियम को वाटर में घुमा रहे हैं बट कॉम्प्लेक्स बना करके। अब वो कैल्शियम कुछ करने लायक है नहीं, राइट। जिस तरह से कैल्शियम हो उस तरह से मैग्नीशियम भी होता है, बट नाम कैल्शियम के बेसिस पे ही है। अब इसके अलावा, इस कैलगॉन के अलावा एक और कंपाउंड ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है कैल्शियम से और मैग्नीशियम से, उसको भी हम लोग रिमूवल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाटर के सॉफ्टनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। यह है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। यह इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, टेट्राएसिटिक एसिड, राइट। यह भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इसको भी हम लोग वाटर के सॉफ्टनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कैल्शियम 2+ से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, कैल्शियम वाटर में घूमते रहता है बट वो कुछ कर नहीं पाता है, ओके। तो यह हमारा हुआ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर जो कंप्लीट हो गया। अब यह है कि एग्जाम में आता है कई बार, डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है। डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस का मीनिंग हुआ ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन वाटर, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppm ऑफ CaCO3 इन हॉट वाटर, मीन्स हार्ड वाटर के 1 मिलियन ग्राम में जितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है वही उस हार्ड वाटर का डिग्री ऑफ हार्डनेस कहलाता है। डिग्री ऑफ हार्डनेस इज रिप्रेजेंटेड एज ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो इस बेसिस इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सब बनाओ वीडियो को रोक करके। 3 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 3 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 10,000 kg हार्ड वाटर, 10,000 kg हार्ड वाटर, फाइंड डिग्री ऑफ हार्डनेस। बनाओ। हो गया जी। इसको कैसे बनाएंगे, ppm निकालेंगे CaCO3 का, ppm ऑफ CaCO3, तो क्या हो इसको, अब यहाँ पे वाटर कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास है 3 मिलीग्राम, तो 3 × 10⁻³ ग्राम कर दिया, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया। नीचे 10,000 kg, तो 10,000 हो गया, kg को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। और ppm निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो ये 3 6 6 कैंसिल हो गया और 3 ऊपर 10 ऊपर जाएगा तो एक और माइनस हो जाएगा, मीन्स 3 × 10⁻⁴ ग्राम में, ग्राम नहीं मतलब तो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा ppm का वैल्यू इतना होगा, ppm ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0003, ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरीक़ा से हमारा ये हुआ डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, राइट। तो इस तरीक़ा से आप निकाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। लेकिन कई बार होता क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट का मास गिवन नहीं रहता है, कैल्शियम क्लोराइड का मास गिवन रहेगा, कैल्शियम सल्फेट का मास गिवन है। तो उस केस में कैसे निकालेंगे? तो उस केस में रूल यह होता है कि इफ मास ऑफ CaCO कैल्शियम क्लोराइड इज गिवन और कैल्शियम क्लोराइड का मास गिवन है, तो कैसे करेंगे? तो देखो जी 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, ये तो क्लियर है। इसका 1 मोल इसका 1 मोल में ही कन्वर्ट होगा, ज़्यादा में तो हो नहीं सकता है। तो इसके 1 मोल का मास कितना होगा? 111 ग्राम। कैसे होगा? कैल्शियम का हमारा कैल्शियम का हो जाएगा 40 और क्लोरीन का होता है कितना 35.5, 2 है तो 71, दोनों को ऐड करते कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 111 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग इसको इक्विवेलेंट करके निकाल सकते हैं। मीन्स अगर हमें कैल्शियम क्लोराइड का मास पता है तो उसको प्रोपोर्शनेट करके कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लेंगे और फिर उससे हम लोग डिग्री ऑफ हार्डनेस निकाल सकते हैं। और उसको कैसे निकालेंगे वो दिखा रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो जितना ग्राम दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। मान लो अगर 1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है, 1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा? तो 100/111 इंटू x ग्राम CaCO3। इस तरीका से आप कैल्शियम क्लोराइड की हेल्प से आप कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल सकते हो और फिर उससे डिग्री ऑफ हार्डनेस निकाल सकते हो। अब मान लो कैल्शियम क्लोराइड की जगह पे अगर हमारा कैल्शियम सल्फेट दे दिया तो यहाँ भी सेम कहानी होगा। 1 मोल कैल्शियम हमारा सल्फेट ही 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा CaCO3 में। तो यहाँ भी सेम प्रिंसिपल हम अप्लाई कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारे वाटर का डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने का मेथड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन अगला टॉपिक है इसमें हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशन का लेबोरेटरी मेथड यह है बेरियम पेरोक्साइड ऑक्टाहाइड्रेट। ये बेरियम पेरोक्साइड है ऑक्टाहाइड्रेट, इसको हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे डालते हैं हम लोग। यहाँ पे जो डाइल्यूशन रहता है इस सल्फ्यूरिक एसिड का, वो 1 वॉल्यूम एसिड को हम लोग 5 वॉल्यूम वाटर में डाले रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जितना वॉल्यूम हमारा एसिड का रहता है उसका 5 टाइम्स वॉल्यूम रहता है वाटर का। इस तरीके से हम लोग डाइल्यूट करते हैं और आइस कूल टेम्परेचर को बहुत डाउन रखते हैं हम लोग, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहेगा तो जो सल्फ्यूरिक जो H2O2 प्रोड्यूस होगा वो डिकम्पोज हो सकता है, इसलिए टेम्परेचर हम लोग डाउन रखते हैं। मीन्स आइस कूल टेम्परेचर रखा जाता है। यहाँ पे रिएक्शन करके रिएक्शन के बाद मीन्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम पेरोक्साइड से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट H2O2 और वाटर फॉर्म करता है। इस रिएक्शन को याद रखना बेहद आसान है। देखो कैसे, यह बेरियम पेरोक्साइड है, यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड H2 निकला, इसका O2 निकला, H2O2 बन गया और यहाँ का बेरियम इस सल्फेट से रिएक्शन बेरियम सल्फेट बना दिया और 8H2O बाहर निकल गया, राइट। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव मेथड यह है कि बेरियम ऑक्साइड को एनहाइड्राइड है बेरियम ऑक्साइड पेरोक्साइड, यह बेरियम पेरोक्साइड है, यह पेरोक्साइड है। इस बेरियम पेरोक्साइड के एनहाइड्राइड को भी अगर आप CO2 से रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यह हमारा बेरियम पेरोक्साइड CO2 से रिएक्शन करके बेरियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में H2O2 प्रोड्यूस करता है, राइट। ये रिएक्शन भी सिंपल है, याद रखना है। यहाँ पे पेरोक्साइड है एंड यहाँ से H2 निकलता है, H2O2 बन जाता है और यहाँ पे इसका 2 ऑक्सीजन और इसका 1 ऑक्सीजन बेरियम कार्बोनेट बन जाता है। उसके बाद एक और मेथड है सोडियम पेरोक्साइड। यह सोडियम पेरोक्साइड है, सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड को भी एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो यह भी बना देता है H2O2। यहाँ इसका ऑक्साइड पेरोक्साइड, इसका H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया और सोडियम सल्फेट बन गया। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे, HNO3 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो हमारे H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, फिर या पेरोक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देगा और इस सोडियम पेरोक्साइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और फिर वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, राइट। इसके बाद ये हुआ लेबोरेटरी मेथड। इसके बाद होता है कमर्शियल प्रिपरेशन, जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग।
मीन्स H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे करते हैं। कमर्शियल प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं। इससे पहला मेथड है हमारा जो ओल्ड मेथड है, इसमें हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से कमर्शियली H2O2 को प्रिपरेशन हम लोग करते थे पहले। मींस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग इसका जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस से H2O2 का प्रोडक्शन करते थे हम लोग पहले। अब आप देखो इसमें कैसे होता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, मीन्स यहाँ पे H2SO4 है, वाटर भी होगा, तो H2SO4 की वजह से सॉल्यूशन में H+ होगा, सल्फेट एनायन होगा, वाटर की वजह से H+ होगा, साथ में OH- भी होगा। मीन्स हमारे इस सॉल्यूशन में सल्फेट एनायन है, OH- है, H+ है। मीन्स यहाँ पे एक कटायन एक है और एनायन दो है, एक सल्फेट एनायन है, दूसरा OH- है। अब यहाँ पे हम लोग इसका प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं, तो मैं बताया हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एनोड पे जाता है एनायन और कैथोड पे जाता है कटायन। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड डायलूट होगा, डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड के केस में मैं बताया हूँ कि जब हमारे सॉल्यूशन में मोर देन 1 कटायन एनायन रहता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग टेंडेंसी डिसाइड करता है कि कौन सा आयन कटायन और एनायन इलेक्ट्रोड पे किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा। मीन्स कौन सा आयन एनोड पे जाएगा पहले, कौन सा कटायन कैथोड पे जाएगा। तो उस केस में OH- और सल्फेट एनायन में OH- का डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है, OH- जाता है हमारे एनोड पे और फिर डिस्चार्ज होकर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस बार कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूशन कंक होने की वजह से इस बार एनोड पे सल्फेट एनायन जाता है, हमारा OH- नहीं जाता है। तो एट एनोड सल्फेट एनायन जाता है, सल्फेट एनायन गया और सल्फेट एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करके बना लेता है यह पेरोक्सो डाई सल्फेट एनायन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो सल्फेट है, सल्फेट पे 2 निगेटिव और एक पे 2 निगेटिव, 2 है तो 4 निगेटिव। और यहाँ पे हमारा जो सल्फेट है यहाँ पे मीन्स टेट्राथियोनेट है, यहाँ पे 2 निगेटिव है, तो वैसे तो देखिएगा 4 निगेटिव तो 2 निगेटिव यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, वैसे आप आराम से समझ सकते हो। लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा और यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होगा। तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कहाँ से निकलता है, तो बाहर निकलने के पीछे रीज़न यह है कि हमारे ये जो है इसको बोलते हैं पेरोक्सो सल्फेट, मीन्स पेरोक्सो डाई सल्फेट आयन, पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन हुआ। तो पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन में होता यह है कि हमारा 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में रहता है, जबकि सल्फेट का 4 ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। यह हमारा सल्फेट है, सल्फेट का ऑल 4 ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, सल्फेट है यह। लेकिन पेरोक्सो डाइसल्फेट में 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड बन गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आ गया, पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया, मीन्स 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड हो गया। तो पेरोक्साइड के फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, सल्फेट के फॉर्म और ऑक्साइड के फॉर्म में -2 होता है। तो जब सल्फेट हमारा पेरोक्सो डाइसल्फेट में कन्वर्ट होता है तो 2 ऑक्सीजन जो यहाँ पे ऑक्साइड के फॉर्म में है वो पेरोक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहीं पे देखो आप, ये 4 ऑक्सीजन ऑक्साइड है, लेकिन जब इस फॉर्म में आया तो 2 पेरोक्साइड हो गया, इनका ऑक्सीडेशन -1 हो जाता है, तो इनका ऑक्सीडेशन -1 हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, वही चीज़ यहाँ पे निकलता है। अगर चार्ज समझना चाहोगे तो यहाँ पे 4 निगेटिव है, यहाँ पे 2 निगेटिव है, 2 निगेटिव बाहर निकल गया, वैसे भी समझ सकते हो। लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म यह है कि यहाँ का 2 ऑक्सीजन जो ऑक्साइड के फॉर्म में है प्रोडक्ट के फॉर्म में जब गया पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन में कन्वर्ट हुआ तो 2 ऑक्सीजन ऑक्साइड बन गया, तो ऑक्साइड बन गया तो उसके ऊपर पेरोक्साइड बन गया, तो पेरोक्साइड के फॉर्म में उसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, तो उसके बदले में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ओके, अब अगला स्टेप में जो पेरोक्साइड होता है H2
OH2 माइनस, ये वाटर से रिएक्शन करता है और बन जाता है बाईसल्फेट। ये सल्फेट आयन में हाइड्रोजन सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में H2O2 प्रोड्यूस हो जाता है। ये तो हुआ एनोड पे H2O2 प्रोड्यूस हो गया। एट कैथोड, कैथोड पे तो एक ही कटायन है, यहाँ पे H+ है तो हो ही जाएगा। 2H+ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन जो वहाँ रिलीज हुआ उसको यूज़ किया, मीन्स उसको लिया, गेन किया और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कमर्शियल प्रिपरेशन करते हैं। पहले करते थे, पहले ज़्यादा पॉपुलर यही था। इस रिएक्शन के ड्यूरिंग, इस प्रिपरेशन के ड्यूरिंग हाइड्रोजन गैस फ्री में प्रोड्यूस हो जाता है बाई प्रोडक्ट के तौर पे। कहाँ? कैथोड पे। ओके, अब जो मॉडर्न हमारा कमर्शियल मेथड है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मॉडर्न कमर्शियल मेथड, मॉडर्न कमर्शियल मेथड में हमारा जो है, मॉडर्न मेथड जो है, मॉडर्न कमर्शियल मेथड में होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड का नेम होता है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन। इसका नेम है, इससे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अब इस एक कंपाउंड का ऐसा नेम कैसे हुआ तो आपको आगे पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका ऐसे इसका कॉमन नेम है यह, हालांकि आईयूपीएच नेम भी इसका यही है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ 2 कहाँ से आया। जब किसी कंपाउंड में बहुत सारा साइकिल रहता है तो 2 साइकिल का जो ज्वाइंट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट करते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप जैसा हो गया तो नंबरिंग हमारा होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हुआ 2 हुआ, इसके बाद से तो ये 1 2, तो यहाँ पे 2 पोजीशन आया तो इसलिए इसको बोलते हैं 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन। इस तरह कंपाउंड को एंथ्राक्विनोन बोला जाता है। एंथ्रासीन है, 3 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड रहता है, उसको एंथ्रासीन बोलते हैं। तो और उसी एंथ्रासीन से बना हुआ है जिसमें एक कीटोन, 2 कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो एंथ्रासीन से बना हुआ है इसलिए हम लोग एंथ्राक्विनोन बोल रहे हैं। अब इसमें करते क्या है हम लोग कि इसमें हम लोग पहले रिडक्शन कराते हैं, इसका प्लैटिनम और प्लैडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं और रेनी निकल के प्रेजेंस में भी, रेनी निकल तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन का मीनिंग हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन का हम लोग एडिशन कराते हैं तो रिडक्शन होता है। अब यहाँ पर रिडक्शन होने के बाद देखो क्या बन जाता है, किस तरीके से बन जाता है यह, इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोडक्ट। रिडक्शन होने के बाद ऐसे हो जाता है, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर। रिडक्शन होने के बाद ये OH हो जाता है, ये बन गया और यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है C2H5, इसको हम बोलते हैं, ये हो गया। इस कंपाउंड का नेम होता है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। क्विनोल क्यों जी? क्योंकि अब अल्कोहल हो गया, OH हो गया, यहाँ पे कीटोन था तो क्विनोन, वहाँ पे OH हो गया तो क्विनोल। इसका अगले स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन, एयर के हेल्प से ऑक्सीडेशन कराते हैं हम लोग। एयर के पास ऑक्सीजन गैस रहता है, वो किसी का ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, फिर से हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं। आपको तो पता है
किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करोगे तब होगा रिडक्शन, और हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन गैस के हेल्प से हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन में फिर से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन निकला और ऑक्सीजन गैस का O2 मिलकर बन जाता है H2O2, और दोनों हाइड्रोजन निकलने के बाद फिर से बन जाता है ये हमारा 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, मीन्स H2O2 बन गया प्लस 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन बन गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जिस रिएजेंट को, जिस रिएक्टेंट को आपने लेकर के प्रोडक्ट आपने H2O2 बनाया, वह फिर से रिजनरेट हो गया। इस तरीका से इस मेथड में बहुत कम पैसा खर्च होता है, केवल कैटलिस्ट का पैसा जो लगे, एटमॉस्फेयर के पास ऑक्सीजन की कमी तो है नहीं। तो इस तरीका से यह मेथड सुपर्ब टाइप का मेथड हुआ, कमर्शियल मेथड हुआ, जिससे हम लोग H2O2 का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत कम आता है, क्योंकि रिएक्टेंट के तौर पे जो इस्तेमाल होता है वो रिएक्शन के बाद फिर से रिजनरेट हो जाता है, इसलिए इसका वेरी स्मॉल अमाउंट का रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि वो हमेशा सर्कुलेट होते रहता है। खर्च के तौर पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस, इसलिए हम लोग जो यहाँ पे कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन गैस, और ये बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता, इसलिए बेस्ट कमर्शियल मेथड है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस मेथड से जब लोग H2O2 प्रोड्यूस करते हैं वो 1% H2O2 प्रोड्यूस होता है, 1% H2O2 सोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी रहता है। अब उस सब को हम लोग डिस्टिलेट करा करके इस 1% से हम लोग 30% तक कंसनट्रेट करते हैं H2O2 को, राइट। फिर फर्दर डिस्टिलेशन करा करके इसको हम लोग 85% तक कंसनट्रेट कर लेते हैं H2O2 को। उसके बाद भी इसके अंदर वाटर रहता है, फिर इसको फ्रीज करते हैं, तो फिर जो वाटर रहता है वो फ्रीज हो जाता है और H2O2 हमारा अलग हो जाता है। तो उस तरह से हम लोग फिर 100% मीन्स प्योर H2O2 का फर्दर वाटर का फ्रीजिंग करके हम लोग प्योर H2O2 को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा तरीका है H2O2 को प्रोड्यूस करने का और उसको प्यूरिफाई करने का, राइट। तो अब H2O2 का प्रिपरेशन हो गया। अब अगला है H2O2 का प्रॉपर्टीज। H2O2 हमारा, अगर इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो H2O2 हमारा सिरपी लिक्विड होता है, थिक लेयर इसका रहता है। H2O2 सिरपी लिक्विड होता है, इसका कलर ब्लू होता है। H2O2 हमारा, H2O2 का जो फॉर्म होता है सॉलिड और गैसियस फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में इसका पास ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। मीन्स जिस तरीका से हमारा बुक का स्ट्रक्चर रहता है वैसा स्ट्रक्चर हमारे H2O2 का रहता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर। ये हमारा हुआ H2O2 का स्ट्रक्चर, ओपन बुक स्ट्रक्चर। ओपन बुक स्ट्रक्चर इसका होता है। गैसियस फॉर्म हो या सॉलिड फॉर्म हो, दोनों ही फॉर्म में इसका ओपन बुक ही शेप रहता है। हाँ, बॉन्ड एंगल का फर्क रहता है, एक में हमारा 111.5 डिग्री होता है और दूसरे में हमारा 90 डिग्री के आसपास रहता है। बॉन्ड एंगल का फर्क रहता है, सॉलिड हो या गैसियस फॉर्म हो, दोनों ही फॉर्म में हमारा ओपन बुक स्ट्रक्चर फॉर्म ही रहता है H2O2 का। अब H2O2 के केमिकल प्रॉपर्टीज, हमारा H2O2 बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। H2O2 तुरंत डिकम्पोज होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन गैस। H2O2 ईजिली डिकम्पोज होकर के वाटर और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो H2O2 का डिकम्पोजिशन है वो सनलाइट से हो जाता है। मीन्स सनलाइट भी इसको डिकम्पोजिशन को रेट को बढ़ा देता है, मेटल का बढ़ा देता है, डस्ट बढ़ा देता है। मीन्स इस तरीका से H2O2 बहुत वोलाटाइल होता है, तुरंत डिकम्पोज हो जाता है। मीन्स उसके तुरंत यह डिकम्पोज होकर के वाटर और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
H2O2 को सेफ रखने के लिए, डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए इसको हम लोग वैक्स कोटेड ग्रीन बोतल में रखते हैं, वो भी प्लास्टिक की बोतल में। इसमें इसको हम लोग मेटल के बोतल में नहीं रखते हैं, क्योंकि सनलाइट आने से मेटल के बोतल में, अगर ग्लास में भी नहीं रखेंगे कि सनलाइट आ जाएगा, फिर सनलाइट की वजह से क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोजिशन को कम करने के लिए हम लोग वैक्स कोटेड ग्रीन बोतल में इसको स्टोर करके रखते हैं। हमारा H2O2 का एक बहुत ही पॉपुलर इस्तेमाल है, वो है ईयर क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल होता है, और मार्केट में आता है ब्रांड नेम से पर हाइड्रोल के नाम से आता है, पर हाइड्रोल के नाम से मार्केट में आता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, H2O2 जो हम लोग लाते हैं, H2O2 में अगर मान लो आप खरीद कर लाए और घर में रख दिए, तो हो सकता है 2-4-10 दिन बाद अगर सनलाइट उसके ऊपर आ गिर गया और तो हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होकर के उसमें क्या बच जाएगा, वाटर और ऑक्सीजन गैस। कान में डालोगे पता चलेगा H2O2 है ही नहीं, क्या चला गया, ऑक्सीजन गैस और वाटर। गैस तो बाहर निकल जाएगा, क्या रह जाएगा, पानी। इसलिए H2O2 का इस्तेमाल हम लोग प्रॉपर्ली करते हैं। ईयर क्लीनिंग जब करना रहता है तो प्रॉपर्ली करते, ध्यान रखते हैं कि उसको ऐसे जगह पर न रखें जहाँ पे वो डिकम्पोजिशन उसका क्या हो, एक्सलेट हो। ओके, अब H2O2 का केमिकल प्रॉपर्टीज H2O2 का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सबसे पहला हमारे H2O2 के पास 2 हाइड्रोजन है, दोनों ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो एसिडिक होता है H2O2 हमारा, एसिडिक नेचर। एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास 2 होता है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट एज ए एसिड, इक्विवेलेंट वेट एज एन एसिड कितना होगा, मोलेकुलर वेट बाय 2 होगा, राइट, एसिड के तौर पे। एन फैक्टर भी इसका 2 होगा। लेकिन हमारा H2O2 एसिड के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसेंट का भी काम करता है। अब वो कैसे जी, तो हमारा H2O2 डिकम्पोज होकर के वाटर एंड ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहता है, 2 हाइड्रोजन +2, तो 2 ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन -2 तो 1 ऑक्सीजन का -1, मीन्स H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहता है, वाटर में -2 हो गया, और ऑक्सीजन गैस में 0 होता है। मीन्स हमारा H2O2 डिकम्पोज जब होता है तो वाटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। मीन्स यहाँ पे H2O2 के ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है जी, रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और H2O2 के ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। मीन्स हमारा H2O2 ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है, दोनों साइमल्टेनियसली होता है। यह रिएक्शन एक तरह से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ ये हमारा, क्योंकि सेम एटम ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो रहा है। मीन्स हमारा H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसेंट दोनों जैसा बिहेव करता है। लेकिन अब दोनों, इसलिए हमारे H2O2 का बहुत सारा रिएक्शन होता है, लेकिन दोनों ही केसेस में अलग अलग इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेंट के इक्विवेलेंट निकालने का अलग मेथड होता है, वो अलग टॉपिक में आपको पढ़ाया हूँ, उसको आप देख सकते हो वीडियो में जाकर के आप, और जहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया हूँ उसमें होगा। तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेंट दोनों जैसा सेपरेटली बिहेव करता है, अपने से वीक वाले को ऑक्सीडाइज करता है, अपने से स्ट्रांग वाले के केस में खुद रिड्यूस हो जाता है। याद रखना है कि H2O2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, H2O2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो अपने आप को खुद वाटर में कन्वर्ट कर लेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, और जिस समय H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा उस समय वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन गैस, अपने आप को ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर लेगा। तो इस तरीका से H2O2 का प्रॉपर्टी था। ओके, अब H2O2 का जो सैंपल होता है, H2O2 सैंपल H2O2 सैंपल पहला ऐसा होता है कि जो एक ही कंपाउंड हो उसका कंसंट्रेशन गिवन रहता है। H2O2 का जो सैंपल रहता है इसके ऊपर लगा रहता है स्ट्रेंथ, इसका लिखा रहता है x वॉल्यूम
H2O2 सॉल्यूशन। अब ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि H2O2 हमारा डिकम्पोज होकर के वाटर ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है। तो जो सिंपल आप लिए हुए इसमें H2O2 का, पक्का इसमें कुछ ना कुछ वाटर भी होगा। इसलिए हमें ये बताना पड़ता है कि 100 मिलीलीटर हमारे सैंपल में कितना ग्राम H2O2 प्रेजेंट है, ये दिया रहता है। 100 मिलीलीटर में कितना H2O2 है गिवन रहता है, या इसका नॉर्मेलिटी क्या है, मोलारिटी क्या है। तो नॉर्मेलिटी मोलारिटी के फॉर्म में तो नहीं दिया रहता है, एक न्यू फार्मूला, एक न्यू रिप्रेजेंटेशन होता है, वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाता है। और H2O2 के सैंपल पे लगा रहता है X वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होता है? मीन्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 सॉल्यूशन, ये क्या होता है? अगर X वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन दिया हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 1 मिलीलीटर इस सैंपल का, मीन्स X वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, इसका मीनिंग यह हुआ कि 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, मीन्स इस सॉल्यूशन का 1 लीटर X लीटर O2 प्रोड्यूस करेगा एट STP। X लीटर O2 प्रोड्यूस करेगा एट STP। इसका मीनिंग यह होता है, अगर हमारे H2O2 के सिंपल के ऊपर लिखा हुआ है X वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, इसका मीनिंग हुआ कि 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन विल प्रोड्यूस, इस सॉल्यूशन का मीन्स 1 लीटर ऑफ दिस H2O2 सॉल्यूशन विल प्रोड्यूस X लीटर ऑफ O2 एट STP। इसका मीनिंग यही हुआ, राइट। अब इस मीनिंग से हम लोग X वॉल्यूम H2O2 को कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें? मोलारिटी में। कैसे मोलारिटी में कन्वर्ट करेंगे उस चीज़ को देखो यहाँ पे, तो गौर से देखो। H2O2 जब हमारा डिकम्पोज हो रहा है तो बन जा रहा है H2O, और साथ में बन गया ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे 2O2, राइट। अब इसका 2 मोल, इसका 1 मोल, मीन्स इसका कितना हो गया? 2 × 34 ग्राम, मीन्स 68 ग्राम हो गया हमारा H2O2। इसका मोलिकुलर मास हुआ 34 ग्राम, तो 2 मोल है, तो 2 × 34 68 ग्राम। और यहाँ पे 1 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, 68 ग्राम H2O2 डिकम्पोज होकर के 1 मोल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो STP पे 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर एट STP। तो मैं बोल सकता हूँ कि 68 ग्राम H2O2 will produce 22.4 लीटर O2 at STP। क्लियर? ये बोला जा सकता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। अब मैं यहां लिखूंगा कि X लीटर, हमारे X वॉल्यूम यहाँ पे है, तो मैं लिख सकता हूं, इसको मिटा रहा हूं, हमारा सिंपल है X वॉल्यूम H2O2, X लीटर O2, X liter O2 is produced by 1 लीटर, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये तो हम लोग को पहले से पता है कि X वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है। इसका मतलब हुआ कि इस सॉल्यूशन का 1 लीटर X लीटर O2 प्रोड्यूस करेगा एट STP। तो यहाँ देखो, यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि 22.4 लीटर O2 is produced by 68 ग्राम H2O2। 22.4 लीटर O2 is produced by 68 ग्राम H2O2 इस इक्वेशन से। तो आगे मैं लिखूंगा कि X लीटर O2 कितना से प्रोड्यूस होगा? तो 68 बाई 22.4 लीटर इंटू X ग्राम H2O2, राइट। मीन्स 22.4 लीटर O2 प्रोड्यूस होगा 68 ग्राम H2O2 से। तो X लीटर O2 कितना से प्रोड्यूस होगा? तो 68 बाई 22.4 इंटू X ग्राम H2O2 से हमें पता चल गया। अब X लीटर O2 कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है। इस सॉल्यूशन का 1 लीटर प्रोड्यूस कर रहा है X लीटर O2। इसका मीनिंग हुआ कि X लीटर O2 प्रोड्यूस जो कर रहा है वो हमारा 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन में हमारे H2O2 का मास कितना ग्राम हो गया? तो 68 इंटू X बाई 22.4 ग्राम हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग मोल निकालेंगे, मीन्स यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ, यहाँ से हमें यह पता चल गया कि 1 लीटर मीन्स 1 लीटर हमारे H2O2 सोल्यूशन में, 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन में इतना ग्राम कौन है H2O2, क्योंकि हमारे इस सोल्यूशन के 1 लीटर 1 लीटर O2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 लीटर O2 प्रोड्यूस करने में जितना ग्राम H2O2 यूज हो रहा है उतना ही ग्राम H2O2 हमारे 1 लीटर में होगा, राइट। तो देखो जी, यहां पे 1 लीटर O2 प्रोड्यूस कर रहा है इतना ग्राम H2O2, इसका मीनिंग हुआ कि 1 लीटर H2O2 सैंपल में इतना ग्राम H2O2 है। तो अब H2O2 का मास मिल गया तो उसका मोल निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कितना हो जाएगा। तो मास में हम लोग क्या करते हैं, मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल निकल जाएगा। तो 68/22.4 इंटू एक्स बाई 34 ग्राम। मोलिकुलर मास होता है H2O2 का मोलिकुलर मास 34 ग्राम है। तो इससे मोलिकुलर मास डिवाइड कर देंगे, इससे कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितना हो गया 2x/22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मोल होता है वही मोलारिटी कहलाता है। तो हमारे 1 लीटर H2O2 सैंपल में H2O2 का मोल कितना हुआ 2x/22.4। तो यही क्या कहलाएगा, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी यही हुआ मोलारिटी। मोलारिटी इक्वल हो गया 2x/22.4, जहां पे x क्या हुआ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया रहेगा वह x है, उस x को यूज करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया। अब अगर नॉर्मलिटी का निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे H2O2 का n फैक्टर 2 है क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन 2 है। तो मोलारिटी अगर नॉर्मलिटी निकालना हो तो डायरेक्ट लिखेंगे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू n फैक्टर, और हमारे H2O2 का n फैक्टर 2 होता है तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 2x/22.4 इंटू 2 मीन्स नॉर्मलिटी हो जाएगा 4x/22.4, राइट। तो इस तरीका से मोलारिटी और नॉर्मलिटी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है तो लिखा रहता है 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, 3 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, और उसका पूछेगा आपसे नॉर्मलिटी मोलारिटी निकालो। तो इस तरीका से आप निकाल सकते हो। और इस तरीके से फाइनली हमारा H2O2 के साथ खत्म हो गया हाइड्रोजन के चैप्टर। ओके, थैंक यू।